दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने पुर्तगीज और डच के कॉमर्शियल और अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। इसकी व्यावसायिक गतिविधियां इसके पहले या इसके बाद आने वाली किसी भी यूरोपीय कंपनी की तुलना में अधिक सस्टेनेबल या टिकाऊ थी। आज की चर्चा का मुख्य बिंदु होगा अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए क्यों आए। क्या भारत में अर्थात 1608 के पहले किसी अन्य अंग्रेज व्यक्ति ने भारत में आने का प्रयास किया था, इसके बारे में जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि अंग्रेज़ों के सेटलमेंट्स या बस्तियां भारत में किन क्षेत्रों में थी और कहाँ थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से किन वस्तुओं का एक्सपोर्ट ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में किया और वहाँ से किन वस्तुओं का आयात भारत में किया। इसके साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि अंग्रेज़ों का अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुग़लों के साथ किस तरह का संबंध था, पुर्तगालियों के साथ किस तरह का संबंध था और डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस तरह का संबंध था। वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं मनीष कुमार हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पूर्व किन अंग्रेज व्यक्तियों ने भारत में आने का प्रयास किया। सबसे पहले प्रयास करने वाले व्यक्ति का नाम था रॉल्फ फिच, जो कि 1591 में समुद्र के रास्ते बर्मा और भारत पहुंचे थे। उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का नाम था जेम्स लैंकेस्टर, जो कि 1591 में ही केप कैमोरिन और पेनांग पहुंचे थे। और फिर 1599 में जॉन मिल्डन हॉल एक साहसी व्यापारी थे, जो रानी एलिजाबेथ फर्स्ट से अकबर को लिखे एक पत्र के साथ भूमि मार्ग से भारत पहुंचे थे। उनके यात्रा का उद्देश्य था अंग्रेज व्यापारियों को पुर्तगालियों के समान शर्तों पर भारत में व्यापार स्थापित करने की अनुमति दी जाए। हालांकि कुछ भी ठोस नहीं हासिल हो सका था। बाद में 31 दिसंबर 1600 को मर्चेंट एडवेंचरर्स, जिसका गठन 1599 में हुआ था और जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता था, इसे महारानी एलिजाबेथ द्वारा रॉयल चार्टर और पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया। पूर्व अर्थात पूर्वी देशों के साथ। क्वीन एलिजाबेथ स्वयं इस कंपनी की एक शेयर होल्डर थी। शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी गतिविधियां जावा, सुमात्रा और मोलक्का के साथ मसाला व्यापार तक ही सीमित रखी थी। अब हम लोग यह देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक प्रतिनिधि व्यापार के लिए कब आए। तो 1608 में विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट की ओर से अकबर को संबोधित एक पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आए और भारत में व्यापार की अनुमति देने का अनुरोध किया। उनका मैत्रीपूर्ण तरीके से स्वागत किया गया और उन्हें 400 का मनसब और एक जागीर दी गई। जहांगीर हॉकिंस को अनुमति देने को तैयार था, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के वजह से यह नहीं हो सका था। स्पष्ट था कि पुर्तगाली प्रभाव को दूर करना आवश्यक था यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करना था। इस प्रकार से हॉकिंस मिशन फेल हो गया और वह आगरा छोड़कर सूरत चला गया और सूरत में उसकी मुलाकात सन हेनरी मिडल्टन से हुई, जो कि 3 अंग्रेजी जहाज़ों के साथ भारत पहुंचा था बाब अल मंडेब के रास्ते और अपने साथ माल लेकर आया था, जिसे सूरत के व्यापारियों को मजबूर किया कि वे उसे ले लें। सूरत के व्यापारियों ने डर की वजह से उनका सामान लिया था। सर थॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचते हैं और वे 1618 तक यहाँ रहते हैं। उनके आने का उद्देश्य भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त करना था। वह मुगल साम्राज्य के सभी हिस्सों में व्यापार करने और कारखाने स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त करने में सफल होते हैं। सूरत के अलावा आगरा, अहमदाबाद और बरोच में भी कारखाने स्थापित किए जाते हैं। ये सभी कारखाने सूरत कारखाने के अध्यक्ष एवं परिषद के अधीन कर दिए जाते हैं। इसे लाल सागर के बंदरगाहों और फारस के साथ
कंपनी के व्यापार का प्रभार भी दिया गया था। अंग्रेजों का पुर्तगालियों के साथ नौसैनिक संघर्ष होता है और इसकी वजह यह थी कि पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के भारत में व्यापार करने की अनुमति देने में रोड़े अटकाने का प्रयास किया था। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच कुल 3 संघर्ष होते हैं। अंग्रेजों ने 1612 और फिर 1614 में सूरत के पास सवाली में पुर्तगाली नौसैनिक स्क्वाड्रन को हराया और उसी प्रकार 1614 में जहांगीर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को सूरत और पश्चिमी तट पर अन्य स्थानों पर अस्थायी रूप से एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई। 1620 में भी अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष का कारण यह था कि सर थॉमस रो को मुगल सम्राट ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार करने की और फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। लेकिन 1620 में जो युद्ध हुआ उसमें भी पुर्तगाली एक बार फिर हारे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन क्षेत्रों में अपने फैक्ट्री और सेटलमेंट स्टैब्लिश की थी। तो पश्चिमी भारत में अंग्रेजों ने सूरत, अहमदाबाद और बरोच में कारखाने स्थापित किए। ये सभी कारखाने सूरत कारखाने के अध्यक्ष एवं परिषद के अधीन किए गए थे। बाद में 1661-62 में बॉम्बे में भी उनकी फैक्ट्री स्थापित की हुई थी। उसके बाद चौल, दाभोल में भी अंग्रेजों की फैक्ट्री और सेटलमेंट स्थापित हुई थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम और आराम गांव में अपनी फैक्ट्री खोली। मछलीपट्टनम गोलकुंडा का प्रमुख व्यापारी केंद्र था। 1632 में उन्हें गोलकुंडा के सुल्तान से 500 पैगोडा के निश्चित सीमा शुल्क के भुगतान पर गोलकुंडा में व्यापार करने का फरमान मिला। 1634 में इसका नवीनीकरण भी किया गया। हालांकि यह अंग्रेज व्यापारियों को सुल्तान के अधिकारियों की अतिरिक्त मांगों से नहीं बचा सका। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास का पट्टा प्राप्त किया और वहां एक फैक्ट्री का निर्माण किया और इसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। शासक ने बंदरगाह के सीमा शुल्क राजस्व का आधा हिस्सा उसे भुगतान करने की शर्त पर मुद्रा सिक्के चलाने का भी अधिकार दिया। जल्द ही यह दक्षिण भारत में अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। उत्तर भारत में आगरा में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की और दिल्ली में भी उनका सेटलमेंट स्थापित हुआ। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में हरिहरपुर और बालासोर में अपनी फैक्ट्री खोली। 1651 में बिजमैन ने हुगली में कारखाना स्थापित किया और उसके बाद कासिम बाजार, पटना, ढाका आदि जगहों पर भी कारखाने स्थापित किए गए। अब हम लोग ये देखेंगे कि भारत से किन वस्तुओं का निर्यात करता था और ब्रिटेन से किन वस्तुओं का भारत में आयात करता था। भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं जो थी वह रॉ सिल्क या कच्चा रेशम और सूती वस्त्र, मसालों में काली मिर्च, लौंग, जायफल, जावित्री, इलायची, दालचीनी इत्यादि थे। इसी प्रकार नील एक्सपोर्ट किया जाता था, सॉल्ट पीटर एक्सपोर्ट किया जाता था और फिर चाइना वेयर की भी वस्तुएं भारत से इंग्लैंड निर्यात की जाती थी। जो वस्तुएं इंग्लैंड से भारत आती थी उसमें कीमती धातुएं थी और यह बुलियन के फॉर्म में आता था जिसका इस्तेमाल सीधे भारतीय सामान खरीदने के लिए किया जाता था। गैर कीमती धातुएं भी भारत में आयात की जाती थी। इसका उपयोग सिक्के बनाने के लिए होता था। इनमें तांबा, शीशा, टीन और लोहा सम्मिलित था। ऊनी सामान या ब्रॉड क्लॉथ भी इंग्लैंड से भारत आयात किया जाता था। हालांकि गर्म मौसम होने के कारण भारत में इनका बाजार बहुत सीमित था, लेकिन इसकी मांग मुगल दरबार में मुख्य रूप से थी। यह मुख्य रूप से एक लग्जरी आइटम था। उसी प्रकार से और भी लग्जरी सामान और री एक्सपोर्ट की हुई फारसी और चीनी रेशम, कालीन, बढ़िया कांच का सामान, कटलरी, घड़ियाँ और यांत्रिक नई चीज़ें जो मुगल अधिकारियों और क्षेत्रीय शासकों को खुश करने के लिए मंगाई जाती थी भारत में। अब हम लोग ये देखेंगे कि अंग्रेज़ों का मुगल साम्राज्य के साथ किस तरह का संबंध था। तो 1680 तक तो मुगलों का अंग्रेज़ों के साथ संबंध बड़ा ही सौहार्दपूर्ण था, कॉर्डियल था। अंग्रेजी व्यापारियों को बंगाल के अतिरिक्त
हिस्से से माल खरीदने में कठिनाई जब हो रही थी तो इसका हल कंपनी ने 1651 में नवाब सुजाउद्दीन से एक फरमान से प्राप्त किया, जिससे अंग्रेजों को प्रति वर्ष 3000 रुपए के निश्चित शुल्क के भुगतान पर अपना व्यापार जारी रखने की अनुमति दी गई थी। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने में जो कठिनाई हो रही थी उसमें विभिन्न चेक पोस्टों पर सीमा शुल्क और टोल का भुगतान भी शामिल था, लेकिन नवाब सुजाउद्दीन के फरमान के बाद यह समस्या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की हल हो गई। इसी प्रकार से 1656 में एक अन्य निशान या निर्देश के द्वारा अंग्रेजों को व्यापार की सुरक्षा प्रदान की गई, क्योंकि इसमें यह निर्धारित किया गया था कि अंग्रेजों को देश के ऊपर या नीचे भूमि या जल मार्ग से अपने आयात और निर्यात व्यापार के लिए सीमा शुल्क या टोल के भुगतान के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। उन्हें बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से खरीदने या बेचने का अधिकार भी दिया गया। बादशाह औरंगजेब ने 1680 में एक फरमान के द्वारा आदेश दिया कि कोई कंपनी के लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या उनके व्यापार में बाधा नहीं डालेगा। अंग्रेजों को सामान्यतः 2% सीमा शुल्क और आधा प्रतिशत जजिया कर देना पड़ता था। इस तरह से 1680 तक तो उनके संबंध अच्छे रहे, लेकिन 1680 के बाद मुगलों के साथ अंग्रेजों के संबंध तनावपूर्ण होना शुरू किए, क्योंकि इस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जाहिर कर रहा था। यह महत्वाकांक्षा एंग्लो मुगल युद्ध में परिणत हुई। यह युद्ध मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवादी और आर्थिक महत्वाकांक्षा का परिणाम था। इस युद्ध के जो कारण थे उसमें बंगाल से अंग्रेजों का ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात होता था। करीब 60% वस्तुएं बंगाल से निर्यात होती थी, इसलिए बंगाल उनके लिए महत्वपूर्ण था और बंगाल में वे अपनी राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे ताकि उनका व्यापार कार्य बिना किसी अड़चन के चलता रहे। अगर जियोपॉलिटिक्स बंगाल का देखें उस समय का, तो उस दृष्टि से भी बंगाल महत्वपूर्ण था। ईस्ट इंडिया कंपनी चटगांव पर कब्जा करना चाहती थी और इस तरह बंगाल के आसपास के क्षेत्र को मुगल साम्राज्य से अलग करके किलेबंदी करना चाहती थी ताकि उनकी पहुंच बर्मा तक हो सके। अगर यह उपलब्धि अंग्रेज हासिल कर लेते तो बंगाल की खाड़ी में वे एक प्रमुख शक्ति बन जाते। इसके अलावा 1680 के दशक से शेष भारत की राजनीतिक स्थिति अस्त व्यस्त हो गई थी। दक्कन का मुगल मराठा संघर्ष चल रहा था। मुगल बीजापुर गोलकुंडा का भी सैन्य संघर्ष इसी वक्त चल रहा था। ऐसी स्थिति व्यापार और वाणिज्य के लिए अनुकूल नहीं होती है। फिर मालाबार में समुद्री डाकुओं ने भी उनके व्यापार के लिए खतरा पैदा कर दिया था। इसी सब को ध्यान में रखकर सूरत फैक्ट्री के अध्यक्ष गेराल्ड ऑन्गियर ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा था कि अब समय आ गया है कि हाथ में तलवार लेकर व्यापार का प्रबंधन किया जाए, और 1689 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अपने निर्देश में इसकी पुष्टि की थी। युद्ध का तात्कालिक कारण बंगाल में व्यापार विशेषाधिकारों के विस्तार के लिए बंगाल के मुगल गवर्नर शाइस्ता खां के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि विलियम हेज की बातचीत का टूटना था। साथियों, इस एंग्लो मुगल युद्ध के बारे में हमने विस्तार से चर्चा पुर्तगालियों के आगमन वाले वीडियो में की है। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप इस युद्ध के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। इतना कहना यहाँ पर काफ़ी होगा कि इस युद्ध का परिणाम मुगलों के पक्ष में गया और अंग्रेजों को फिर से एक बार याचिकाकर्ता की भूमिका में आना पड़ा, और यह युद्ध 1690 में ख़त्म हुआ था। 1691 में बंगाल के गवर्नर इब्राहिम खान ने ब्रिटिशों को हर साल निश्चित 3000 रुपये के भुगतान पर एक फरमान द्वारा बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। फिर 1696 में शोभा सिंह के विद्रोह के बाद कंपनी को कारखाने की किलाबंदी करने का अधिकार दिया। 1698 में पिछले जमींदार सबरना चौधरी को 1200 रुपये का भुगतान करने पर कंपनी को सुतनुती, गोविंदपुर और कोलिकाता के 3 गांवों की जमींदारी दी गई। और 1717 में मुगल सम्राट फ़र्रुखशियर ने बंगाल, मद्रास और मुंबई में शुल्क मुक्त व्यापार के लिए मुगलों को फरमान जारी किया। उन्हें सिक्के ढालने का भी अधिकार दिया गया और यह विशेषाधिकार दस्तक के नाम से जाना गया। अब हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों का पुर्तगालियों के साथ संबंध। अंग्रेजों का पुर्तगालियों के साथ संबंध भारत में शुरू से ही अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के व्यापारिक कार्यों में बाधा डालने की चेष्टा हमेशा की, क्योंकि वे भारत में अपने व्यापार में
अंग्रेजों का प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते थे। उन्होंने ही जहांगीर को अंग्रेजों को कोई भी व्यापारिक विशेषाधिकार देने से रोका था और इसी का नतीजा यह हुआ था कि अंग्रेजों को पुर्तगालियों के साथ 3 बार नौसैनिक संघर्ष 1612, 1614 और 1620 में करना पड़ा और तीनों ही बार पुर्तगालियों को मुंह की खानी पड़ी। 1580 से 1640 के बीच में पुर्तगाल स्पेन के अधीन था और इंग्लैंड और स्पेन के बीच शत्रुता चल रही थी, जिसका स्वाभाविक अर्थ अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच शत्रुता थी। 1604 में स्पेन के साथ संधि हुई और स्पेन और इंग्लैंड की शत्रुता समाप्त हो गई, लेकिन पूर्व में पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता जारी रही। फारस की सहायता से अंग्रेजों ने ओरमुज के महत्वपूर्ण पुर्तगाली वाणिज्यिक केंद्र पर भी कब्जा कर लिया था। 1630 में मद्रिद की संधि के द्वारा वाणिज्यिक शत्रुताएं कम तो हुई लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। फिर गोवा के पुर्तगाली गवर्नर और अंग्रेजी सूरत फैक्ट्री के अध्यक्ष के बीच एक कन्वेंशन साइन होता है, जिसमें पुर्तगाली और अंग्रेज अपने पारस्परिक रूप से वाणिज्यिक शांति की गारंटी देते हैं। और 1640 में जब पुर्तगाल स्पेन से स्वतंत्र हो जाता है तो पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच संबंधों में सुधार होता है और पूर्व में व्यापार करने का अंग्रेजी अधिकार पुर्तगालियों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को कैथरीन ऑफ वेरगेंजा से शादी करने के लिए दहेज के रूप में बॉम्बे प्राप्त होता है, जिसे 1661 की संधि के मदद मिलती है, जिसके द्वारा अंग्रेज डचों के विरुद्ध पुर्तगालियों का समर्थन करने के लिए सहमत होते हैं। बाद में बॉम्बे को 50,000 पाउंड में कंपनी को चार्ल्स सेकंड हस्तांतरित कर देते हैं। इस तरह से शुरू में तो अंग्रेजों का पुर्तगालियों के साथ संबंध अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में उनका संबंध सौहार्दपूर्ण हो गया था। अब हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों का डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस प्रकार का संबंध था। अंग्रेजों के साथ डचों की राइवलरी पुर्तगालियों की तुलना में और अधिक कड़वी थी या बिटर थी। स्टुअर्ट्स और क्रॉमवेल के तहत डच और अंग्रेजों के बीच संबंध पूर्ण थे। एंग्लो डच प्रतिद्वंद्विता के प्रमुख पहलुओं में आर्थिक प्रतिस्पर्धा शामिल थी। इंग्लैंड और नीदरलैंड दोनों 17वीं शताब्दी में उभरती हुई समुद्री शक्तियां थीं। इस कारण से उन्होंने आकर्षक व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा की और एशिया और अमेरिका में मसालों, वस्त्रों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के व्यापार पर हावी होने की कोशिश की। इसके परिणाम स्वरूप नौसैनिक संघर्ष अंग्रेजों और डचों के बीच हुए और यह संघर्ष 1652 से 54, 1665 से 67 और 1672 से 74 के बीच हुए, जिसे एंग्लो डच नेवल वॉर के नाम से जाना जाता है। दोनों पक्षों ने प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों और औपनिवेशिक संपत्तियों पर प्रभुत्व हासिल करने का प्रयास किया। भारत में कभी कभार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच परस्पर सहमति भी बनी, जैसा कि 1619 में हुआ, लेकिन फिर तुरंत उसके बाद दोनों के बीच शत्रुतापूर्ण व्यवहार पुनः चालू हो जाता था। एक प्रमुख वजह अंग्रेजों और डचों के बीच संबंध कटु होने का वो यह था कि अंग्रेजों को मुगल सम्राट ने व्यापार के लिए मात्र 3,000 रुपये का भुगतान करने के बाद उन्हें व्यापार में पूरी छूट दी गई थी, जबकि डच व्यापारियों को जो सामान्य कर था उसे देना पड़ता था। डचों ने अंग्रेजों के समान व्यवहार की मांग करते हुए सम्राट से शिकायत की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। 1623 में डचों ने अम्बोयाना में 10 अंग्रेजों और 9 जापानियों का नरसंहार किया। इसने अंग्रेजों के साथ साथ अन्य व्यापारिक देशों के प्रति डचों की नफरत की पराकाष्ठा को चिन्हित किया। इसी प्रकार से 1667 में दोनों के बीच एक बार फिर एक समझौता होता है, जिसके तहत ब्रिटिश इंडोनेशिया पर सभी दावों को छोड़ने पर सहमत होते हैं, जबकि डच कंपनी इंडोनेशिया में अपने अधिक सफल वाणिज्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत से हटने का फैसला करती है। लेकिन इससे डच की प्राथमिकताओं में बदलाव तो आया, पर भारत में उसकी घटती उपस्थिति का भी संकेत मिला। लेकिन इसके बावजूद डच भारत में अंग्रेजों के मजबूत वाणिज्यिक प्रतिद्वंद्वी बने रहे, क्योंकि 1672-74 के दौरान उन्होंने बार बार सूरत और बम्बई में अन्य अंग्रेजी बस्तियों के बीच संचार में बाधा डाली और यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी पर
3 अंग्रेजी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने भी अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने और डचों का मुकाबला करने के लिए भारत में पुर्तगालियों के साथ सहयोग किया। इस प्रकार से जब डच मिर्जाफर के साथ मिलकर एक गुप्त समझौता करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डचों को बेदारा की लड़ाई में 1759 में पराजित कर देती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।